हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर 2 खत्म कर लिया था, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसका एक क्वेश्चन था, वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हमारा आता है चैप्टर 4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग छोटा सा चैप्टर है, इसमें दो ही कंसेप्ट हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस क्या होता है और मर्केंटाइल बेसिस क्या होता है, उससे पहले जैसे हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग हमारी दो टाइप से होती है, सिंगल एंट्री और दूसरा क्या हमने पढ़ा था, डबल एंट्री। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हमने देखा था, हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ जो बड़े बड़े बिजनेस। सिंगल एंट्री तो देखो बहुत छोटे बिजनेसमैन पे लगता है, जिनका बहुत छोटा सा बिजनेस है, वो लोग सिंगल एंट्री वाला कंसेप्ट फॉलो करते हैं। उनकी कोई डबल एंट्री नहीं होती, वो कोई टैली में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं बनाते हैं। उनके पास अपने सीधे बही खाते होते हैं, वो बही खाता रजिस्टर होता है जिसमें वो लिखते हैं ये इतना आया और इतना चला गया। ठीक है, हम जो अकाउंटिंग सीखते हैं वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सीखते हैं। अब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम से ही हम अपनी पूरी अकाउंटिंग करते हैं। अब इसमें अकाउंटिंग के भी फिर दो मेथड आ जाते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। कौन से? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा क्या आता है सेकंड, एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल या फिर मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं, हमें इस चैप्टर में केवल ये दो मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है ये। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ने की कोशिश करना। देखो, हमारा किसी भी इंसान का बिजनेस करने का यही मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न कितना हुआ या हमें कितना लॉस हुआ, ये डिटरमाइन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट और लॉस, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने अपनी फैक्ट्री खोली, शॉप खोली, आपने कुछ भी खोला, आपने नया बिजनेस शुरू किया, एक साल हो गया आपको बिजनेस करते करते, तो एक साल के बाद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आएगी कि हमने पूरे साल में कितना कमाया या हमें पूरे साल में कितना नुकसान हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना अकाउंटिंग का सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है, सबसे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये। हम इतनी अकाउंटिंग क्यों करते हैं? हमने इतना पूरा अपना सेल रिकॉर्ड किया, परचेज रिकॉर्ड किया, अपनी सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे, सारे खर्चे रिकॉर्ड करे, क्यों करे? प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए कि हमारा पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, हमने कितना पैसा कमाया या हमें कितना नुकसान हुआ। तो इसे करने के दो मेथड होते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, हमने यहाँ पर दो टाइप के बिजनेस पढ़े थे। एक तो हमारे नॉर्मल बिजनेस, जिनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट करवाना, प्रॉफिट अर्न करना। दूसरे टाइप के हमने क्या पढ़े थे, एनजीओस, एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जब देखी थी ना, उसमें कौन कौन से आए थे? एनजीओस कहते हैं जिसमें क्या क्या आते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन,
ट्यूशंस। और क्या आगे आपके क्लब्स होते हैं। क्लब्स का कुछ क्लब्स क्या होते हैं, उनका मोटिव ये होता है कि हम प्रॉफिट नहीं करेंगे, केवल सोशल सर्विस देंगे। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो ट्रस्टी वगैरह बनवा देते हैं ना, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं कि जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, केवल सोशल सर्विस करना होता है। तो हमने दो टाइप के पढ़े थे, नॉट प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉर्मल बिजनेस, जिसका हम नॉर्मली देखते हैं कि हाँ इनका मोटिव बिजनेस कमाना, बिजनेस करके पैसा कमाना है। ठीक है, इतनी बात भी हो गई। अब आता है कैश बेसिस क्या होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो होती है जिसमें जब हमारा कैश हमें रिसीव हुआ हम तभी रिकॉर्ड करेंगे, और जब हमने कैश पे किया हम तभी के तभी रिकॉर्ड कर देंगे। बस कैश बेसिस ये है, कैश बेसिस ये है। जिस समय कैश मिला आपको, जिस समय आपके हाथ में कैश मिला उस समय कैश रिसीव कर लेंगे आप, और जिस समय आपने कैश की पेमेंट कर दिया आपके हाथ से कैश चला गया और वो हमारा कैश पेमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। इतना सा कैश बेसिस है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं एक बारी। Cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is received or paid. जब कैश रिसीव हुआ तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और जब कैश की पेमेंट करी तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जब कैश रिसीव हुआ और जब कैश पे हुआ हम तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ऑन रिसिप्ट्स ऑफ कैश। तो हम रेवेन्यू कब दिखाएंगे, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, हमारा जितना भी हमें मिल रहा है। तो जब हमें कैश रिसीव होगा तब हम क्या दिखाएंगे, हम रेवेन्यू दिखा देंगे उस टाइम पे जिस समय हमें कैश रिसीव होगा। ठीक है, अभी जब हम एक्रूअल पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से कर पाएंगे, अभी कैश को पढ़ते हैं। ठीक है, इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। जैसे ही कैश रिसीव किया वैसे ही आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दिया। सिमिलरली एक्सपेंस को भी तभी रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपेंस को भी, एक्सपेंस को भी तभी रिकॉर्ड किया जाता है जब आपने कैश की पेमेंट कर दी। जिस समय आपने कैश की पेमेंट करी आप उस टाइम पे उस कैश को, उस कैश वाली ट्रांजेक्शन को एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस रिप्रेजेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा हमें कितना प्रॉफिट या हमें कितना लॉस हुआ। ठीक है, हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, क्योंकि हमने देख लिया हमारे पास टोटल कैश कितना आया और हमने देख लिया हमने टोटल कैश कितना दिया, कैश रिसीव कितना हुआ, कैश की पेमेंट कितनी हुई, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस। सपोज करो हमें कैश रिसीव हुआ 10,000 रुपए, पेमेंट हमने करी 8,000 रुपए की, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कैश हमें रिसीव हुआ 10,000 रुपए का, पेमेंट भी हमने 10,000 रुपए का कर दी, तो हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। कैश रिसीव हुआ में 10,000 रुपए की, पेमेंट हमने कर दी 12,000 रुपए की, तो हमें 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। ये हमें लॉस हो गया, ये हमें प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, हमें हमने किस बेसिस पे करा है, हमने ये कैश बेसिस पे किया है, हमने ये कैश बेसिस पे किया है। ठीक है, जब हम कैश बेसिस वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, जब हम कैश बेसिस वाला सिस्टम फॉलो करते हैं तो ना तो इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं और ना ही इसमें प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, ना ही इसमें
आउटस्टैंडिंग होते हैं, ना ही प्रीपेड होते हैं, ना ही इसमें होता है इनकम रिसीव इन एडवांस। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ 2000 रुपीज का, और यहाँ पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, और यहाँ पे हमें 2000 का लॉस हुआ। ठीक है, तो जैसे ही हम अपना कैश रिसीव और कैश पेमेंट का डिफरेंस निकालेंगे, हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखे थे क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस देखे थे क्या होते हैं। तो अब जब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं कि हमारा एक्सपेंस इनकर तो मतलब हमारे एक्सपेंस की लायबिलिटी तो बन गई, लेकिन अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। और प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता था कि हमने इस वाले साल में इस वाले साल की भी पेमेंट एडवांस में कर दी है। मतलब 6 महीने वाला कंसेप्ट देखा था ना, कि हमने यहाँ पे मिड ऑफ द ईयर में 12 मंथ्स की पेमेंट करी, 6 महीने इस वाले साल की और 6 महीने अगले साल की। तो जो 6 मंथ्स हमने 6 मंथ के पैसे हमने नेक्स्ट ईयर के जो 6 मंथ्स हैं उसके पैसे हमने पहले वाले साल के मिड में पे कर दिए, तो ये क्या हो जाएगी 6 मंथ्स की पेमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। एक होता है हमारा इनकम रिसीव इन एडवांस, हमने एडवांस में कोई पैसे रिसीव कर लिए हैं, लेकिन उसके बदले का ना हमने भी सामान दिया है और ना हमने कोई सर्विस दी है, तो हमारी इनकम रिसीव इन एडवांस में हो जाती है। वो भी कैश बेसिस में नहीं एप्लीकेबल होगी, वो भी कैश बेसिस में नहीं होगी। और आता है एक्रूड इनकम आर नॉट कंसीडर्ड, इनकम रिसीव इन एडवांस मतलब इनकम रिसीव, लेकिन अभी जब कैश रिसीव होगा हम तब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब कैश रिसीव होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, कैश बेसिस में केवल तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है जब हमें कैश रिसीव हो जाता है, और तभी एक्सपेंस इनकर्ड माने जाते हैं जब हमारी कैश की पेमेंट हो जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इनकम रिसीव इन एडवांस भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे इसका क्या है, आ, हम इसमें बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हम इस कैश बेसिस जहां पे फॉलो हो रहा होता है, हम वहां क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये मैंने बताया था कहाँ बनाया जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दो तरीके बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और दूसरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। तो मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मल बिजनेस में बनेगा, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कहाँ बनता है, एनपीओ के केस में, है ना, एनपीओ के केस में, जहां लोगों का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है, उनका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनते हैं। तो कैश बेसिस में हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और कैश बेसिस फॉलो भी कहाँ होते हैं, एनपीओ के केस में। एनपीओ जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, क्लब्स, ये सब जो होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनका मोटिव केवल सोशल सर्विस करना होता है। ठीक है, एक बार हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फिर से पढ़ लेते हैं बुक से। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। Likewise, expenses are recorded as incurred when they have been paid. The difference between the total amount and total expenditure represent profit and loss of a business for the accounting period. Thus, when cash basis of accounting is followed, outstanding and prepaid expense and income received in advance or accrued income are not considered. इनको consider नहीं किया जाता है. Receipts and payments accounts
पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रही थी एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज, जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स एंड स्कूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। ये सब क्या है, एग्जांपल है कैश बेसिस के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो हमारे ऊपर ड्यू तो हो गए हैं लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं करी है। जैसे हमारी सैलरी, हमने क्या करा, सैलरी जो हमारे एम्प्लॉय की वो ड्यू तो हो गई है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करी है। सपोज करो 31 मार्च हम सैलरी देते हैं 1 अप्रैल को, मार्च की सैलरी अप्रैल में देंगे, तो मार्च की सैलरी मार्च में ड्यू तो हो गई लेकिन पेमेंट अभी नहीं दी। पेमेंट हमने कब दी? अप्रैल में दी, तो मार्च की सैलरी क्या रहेगी? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब खर्चा ड्यू तो हो जाता है लेकिन अभी पे नहीं करते। जैसे समटाइम हम नहीं कहते तेरे ऊपर मेरी पार्टी ड्यू है, मतलब आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया तेरे ऊपर मेरी पार्टी ड्यू है, मतलब आपके फ्रेंड को पता चल गया पार्टी है, खर्चा मुझे करना है, अब मेरी पार्टी आज या कल में करनी है मुझे। ठीक है, तो खर्चा तो ड्यू हो गया लेकिन अभी तक उसने पार्टी करी नहीं है, पैसे खर्च करे नहीं है। तो जिस दिन आपने बोला कि पार्टी मेरी ड्यू है, उस दिन आपके फ्रेंड के ऊपर पार्टी ड्यू हो गई। आपके फ्रेंड ने जिस दिन आपको पार्टी दी उस दिन उसका खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो ये क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब कि खर्चा ड्यू तो हो गया लेकिन अभी पेमेंट हुई नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आता है? पार्टी ड्यू कर दी, खर्चा पता है उसका होना है, और जिस दिन पार्टी दे देगा उस दिन उसका खर्चा हो जाएगा। और जब तक पार्टी नहीं दी, ड्यू ड्यू ही रही, तब तक वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस which have been paid in advance। वो खर्चे जो हम पेमेंट एडवांस में कर देते हैं लेकिन हम सर्विस बाद में लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आप मोबाइल में रिचार्ज करा लेते हैं, सबसे पहले आपने रिचार्ज करा लिया, रिचार्ज कराने के बाद आपके फोन में पैसे आ गए, उसके बाद आप उस सर्विस को यूज कर रहे हो, तो ये आपका क्या हुआ? सर्विस यूज करने से पहले ही आपने खर्चा किया। और पोस्ट पेड क्या होते हैं? पोस्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जब हमने सर्विस ले ली और बाद में हम पैसे दे रहे हैं, हमने सर्विस ले ली और बाद में पैसे हम दे रहे हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह कोचिंग क्लासेस क्या होती हैं, उसमें बच्चे से पूरे साल की पैसे, पूरे साल की फीस एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो 10,000 का बैच है, उन्होंने कहा 10,000 में आपका क्लास 11th का पूरा अकाउंट्स हम करा देंगे लेकिन आपको फीस एडवांस में देनी होगी, तो आपने पैसे एडवांस में दे दिए। ठीक है, प्रीपेड और एडवांस थोड़ा समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रही होंगी चीजें। एक्रूड इनकम, accrued income is the income which has been earned during the accounting period but has not become due and therefore has not been received। accrued income वो इनकम होती है जो हमें earn तो हो गई लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुई है, अभी हमें रिसीव नहीं हुई, हमें कैश में नहीं मिली और हमें पता है हमें इनकम होने वाली है, ये हमारी एक्रूड इनकम होती है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज एन इनकम व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज बीन अर्न्ड, दैट इज गुड टू बी सोल्ड और सर्विस टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर। जैसे क्या है इनकम रिसीव इन एडवांस? इनकम रिसीव इन एडवांस ये होता है कि हमें पैसे तो पहले मिल गए, हमें कैश पहले मिल गया लेकिन अभी ना तो हमने उस कैश के बदले कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी सामान भिजवाया या कोई भी सर्विस दी है, लेकिन हमें पैसे पहले मिल गए। इनकम रिसीव इन एडवांस। अब आता है एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर। क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं कैश बेसिस की? इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, an adjustment for outstanding expense, prepaid expense, accrued income and income received in advance is not made। ये एक सिंपल अकाउंटिंग होती है, ना तो उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कोई दिमाग लगाना होता है, ना प्रीपेड का, ना accrued इनकम का, ना इनकम रिसीव इन एडवांस का, क्योंकि ये सब चीजें हट जाती हैं, थोड़ी अकाउंटिंग सिंपल हो जाती है। This approach is more objective as very few estimates and judgments are made। ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, कैश आया ठीक है रख लिया, कैश गया ठीक है दे दिया,
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ज्यादा जजमेंटल नहीं होना पड़ता कि ये इस साल का है या अगले साल का है, ये खर्चा मेरा प्रीपेड है कि आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी है, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाती है। थर्ड है, द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस व्हिच वेयर मोस्ट ऑफ देयर ट्रांजैक्शंस आर ऑन द कैश। ये वाली अकाउंटिंग उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है जिनका बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होती है वो मोस्टली कैश में होती है, तो उन लोगों के लिए ये अच्छा मेथड है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? Disadvantages of cash basis of accounting are it does not give a true and fair view of the profit and loss and the financial position of the enterprises because it ignores outstanding and prepaid expense and accrued income and income received in advance। ये क्या करता है कि डिसएडवांटेजेस ये है कि हमें कैश रिसीव हुआ, इस साल हुआ, लेकिन था वो 2 साल पहले का, 2 साल पहले कैश रिसीव होना था लेकिन हुआ 2 साल बाद। लेकिन देखा जाए तो इनकम तो 2 साल पहले की थी, इनकम तो 2 साल पहले की थी। आपने क्या करा, आपकी कोई इनकम, आपका ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हम इसमें काम कर रहे हैं, यहाँ की इनकम रिसीव होनी थी, लेकिन आपको रिसीव कैश रिसीव हुआ यहाँ पे, तो आपने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, लेकिन इनकम तो यहाँ पे अर्न हो गई थी ना, इनकम तो यहाँ पे हो गई थी, लेकिन आपको रिसीव कैश रिसीव यहाँ पे हुआ। तो इससे क्या पता, प्रॉफिट तो था इस साल का, हमने दिखा दिया इस साल में, तो ये चीज ना क्लियर नहीं हो पाती, ये चीज क्लियर नहीं हो पाती कैश बेसिस सिस्टम में कि आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आप इस साल का कितना है, क्योंकि इसमें आपने क्या करा, इस साल का कोई खर्चा था वो आपने इसी साल में दे दिया, यहीं पे पेमेंट में दिखा दिया और कैश की पेमेंट कर दी, लेकिन खर्चा वो नेक्स्ट ईयर का था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट कम हो गया, जबकि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो प्रॉफिट किसका है, वो तो इस साल का है, और खर्चा किसका है, इस साल का, तो इस साल के प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था ना, इस साल के रेवेन्यू में से माइनस होना चाहिए था, लेकिन हो कहाँ गया, इस साल के रेवेन्यू में से माइनस हो गया। तो क्या वो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलता और एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलती। ये डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं कर पाता है। This system does not distinguish between the capital revenue item and as a result there is a no consistency in the profit of the 2 years। तो ये कैपिटल और रेवेन्यू को भी नहीं कर पाता। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो जो बार बार होते हैं, हमने पढ़े थे ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, कैपिटल कौन से होते हैं, कैपिटल जो हम कभी कभी करते हैं, जैसे हमने फिक्स एसेट्स खरीद ली जिससे हमारे रेवेन्यू की सोर्स बढ़ रही है, हमारे पास पहले 2 मशीन थी, हमने एक और लगा ली, 3 मशीन हो गई, तो हमारी तीसरी मशीन लगाने से रेवेन्यू की सोर्स बढ़ रही है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो बार बार करते हैं, मतलब उस मशीन पे जितना बिजली का खर्चा आ रहा है वो हम बार बार करेंगे, हर महीने करेंगे, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कैश बेसिस में हम कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सम टाइम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलता। ठीक है, इसमें एक छोटी सी इलस्ट्रेशन दे रखी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, मैं पढ़ रही हूँ, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18 अशोक हैज कैश सेल्स 3,90,000। ये किसकी बात कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो भी है 18, 19, 17, 18, कोई भी फाइनेंशियल ईयर, क्वेश्चन में 17-18 दिया हुआ है। अशोक हैड कैश सेल्स, फाइनेंशियल 17-18 में अशोक की कितनी कैश सेल्स थी, 3,90,000 की, एंड द क्रेडिट सेल ऑफ, और क्रेडिट सेल कितने की थी, 1,60,000 की। ठीक है, हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर वर, इसके एक्सपेंस साल के लिए कितने थे, 2,70,000 रुपए, 70,000, आउट ऑफ विच, जिसमें की, इसमें जिसमें की आउट ऑफ विच कह रहा है, इसमें से 80,000, इसमें से 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, इज स्टिल टू बी पेड, अभी पे करने बाकी हैं। फाइंड आउट द अशोक्स इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 फॉलोइंग द कैश बेसिस, हमें इसका क्या निकालनी है, हमें अशोक की इनकम पूछी है
कितनी है बाय कैश बेसिस मेथड। कौन से मेथड से निकालना है हमें? कैश बेसिस मेथड से। ठीक है, तो रेवेन्यू कितना था इसका? रेवेन्यू कितना था? 3,90,000 का। भाई उसे इतने पैसे मिले, क्रेडिट सेल हुई, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे उसे कैश नहीं मिला, यहाँ पे उसे कैश नहीं मिला। भाई 17-18 में उसने कैश सेल करी 3,90,000 रुपए की। कैश बेसिस में क्या होता है, जब कैश मिला तभी कंसीडर कर लिया, 3,90,000 इसने कंसीडर कर लिया। फिर 17-18 में दोबारा सेल हुई 1,60 की, लेकिन वो उधार पे हुई, कैश नहीं मिला, तो हम इसे नहीं लेंगे। क्यों? ये 1,60 सपोज करो 18-19 में रिसीव हुए, सपोज करो ये 1,60,000 रुपए 18-19 में रिसीव हुए, तो 18-19 का जब हम रेवेन्यू लिखेंगे ना, तो हम उसमें लिखेंगे 1,60, क्योंकि ये कैश बेसिस है। जिस साल में कैश रिसीव होता है उस साल में रेवेन्यू कंसीडर किया जाता है। अभी हमने यही पढ़ा था। फिर इसमें से हम एक्सपेंस माइनस कर देंगे। कितने एक्सपेंस हैं? 270। लेकिन 270 में से इन्होंने 80,000 अभी तक भी पे नहीं करे हैं, अभी तक भी पे नहीं करे हैं। तो कितने पे करे हैं? 270 माइनस 80, 190, 1,90,000। इनके कितना खर्चा हुआ? 2,70,000, जिसमें कि 80,000 रुपए इन्होंने अभी तक पे नहीं करे हैं, तो ये कैश की पेमेंट नहीं हुई है। कैश की पेमेंट कितनी हुई है? 2,70,000 माइनस 80,000, उन्होंने 1,90,000 की पेमेंट कर दी है। तो 17-18 का कितना प्रॉफिट हुआ? 2 लाख रुपए। कितना हुआ? 2 लाख रुपए। ये 80,000 की पेमेंट जिस साल में कर देंगे उस साल में कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा कैश बेसिस था। मतलब कैश बेसिस में केवल जब कैश ही रिसीव होता है या कैश की पेमेंट हो जाती है तभी उसे रिकॉर्ड किया जाता है। अब आता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? अदर देन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? अदर देन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अदर देन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमने कैश बेसिस में क्या किया था? जब हमें कैश रिसीव हो रहा था और जब कैश की पेमेंट हो रही थी हम तब रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्रूवल बेसिस पे हम ऐसा नहीं करते हैं। एक्रूवल बेसिस में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलो, accrual basis of accounting. Under accrual basis of accounting, unlike under cash basis of accounting, income is recorded as income when it is earned or accrued. हम यहाँ पे इनकम को तब कंसीडर कर लेते हैं जब वो हमें अर्न हो जाती है, या फिर, और इसे हम कह देते हैं एक्रू होना भी, या फिर एक्रूड हो जाती है। यहाँ पे चाहे कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, बट इनकम अर्न हो गई, इनकम एक्रू हो गई, तभी आप उसे क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या ऐसा कैश बेसिस में कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। कैश बेसिस में तब कब रिकॉर्ड कर रहे थे? जब हमें कैश रिसीव हो रहा था। एक्रूअल बेसिस में हम क्या करते हैं? चाहे हमें कैश रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन हमारी इनकम हमें अर्न हो गई, एक्रू हो गई, तो हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरीके से एक्सपेंस का होगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले पढ़ लेते हैं। A cash basis of accounting, income is recorded as income when it is earned or accrued. For example, credit sale is recognized as sale irrespective of fact whether amount has been received or not. जैसे हमने किया क्रेडिट सेल, हमने उधार पे सामान बेच दिया, क्रेडिट सेल कर दी। क्रेडिट सेल में क्या कैश रिसीव होता है? नहीं होता है। क्रेडिट सेल में क्या कैश रिसीव होता है? नहीं होता है। लेकिन हम कैश रिसीव नहीं हुआ, लेकिन हम तब भी सेल को रिकॉर्ड अपनी बुक में कर लेंगे। हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था? क्रेडिट सेल हुई थी, क्रेडिट सेल हुई थी 1,60 की, क्या हमने इसे रिकॉर्ड करा? रेवेन्यू में दिखाया? नहीं दिखाया। लेकिन एक्रूअल बेसिस में हमारी क्रेडिट सेल हुई, कैश रिसीव नहीं हुआ, और हमने उसे सेल को, उस वाली सेल को रिकॉर्ड कर लिया और रेवेन्यू में दिखा दिया। ठीक है। सिमिलरली एक्सपेंस के साथ होता है।
If expense has been incurred but payment has not been made, it will be recorded as expense. हमारी expenses incur हो गए हैं, expenses incurred हो गए हैं, but payment, कैश पेमेंट नहीं हुई है, कैश पेमेंट नहीं हुई है, तब भी हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे एज अ एक्सपेंस, तब भी हम उसे कैश रिकॉर्ड कर लेंगे एज अ एक्सपेंस। हमारे एक्सपेंस इनकर हो गए हैं लेकिन हमने अभी पेमेंट नहीं करी है, तो हम इसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन कैश बेसिस पे हम कब रिकॉर्ड करते, जब हम एक्चुअल में पेमेंट करते, जब हम एक्चुअल में पेमेंट करते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेंट फॉर द मंथ ऑफ, सपोज करो एग्जाम्पल क्या है, रेंट ऑफ द मंथ ऑफ मार्च, मार्च का रेंट हैज नॉट बीन पेड, अभी तक पे नहीं किया है, नॉट पेड। सपोज करो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 17-18, मतलब कि 1/4/17 से लेकर 31 मार्च 18 तक। ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेंट है आपका 1000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स का कितना हो गया, 12,000 रुपए। ठीक है। आपने क्या करा, आपने क्या करा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपने अप्रैल की पेमेंट कर दी, मई की कर दी, जून की कर दी, जुलाई की कर दी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मार्च की नहीं करी। आपने क्या करा, मार्च की पेमेंट कर दी अगले साल अप्रैल में, अगले साल अप्रैल में। तो आपने कितनी पेमेंट करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से चल रहा है, अप्रैल से लेके मार्च तक। हमने अप्रैल से लेके मार्च तक लिख लिया, हमने फरवरी तक पेमेंट करी, मार्च की पेमेंट हमने अगले साल करी, नेक्स्ट ईयर करी। तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर हमारा कैश बेसिस सिस्टम है तो हम कितना रेंट दिखाएंगे, और अगर हमारा एक्रूअल बेसिस है तो हम कितना रेंट दिखाएंगे। हमें ये पता है मार्च पे हमने पूरा जो जो फैक्ट्री हमने रेंट पे ले रखी थी वो हमने यूज करी है, हमें पेमेंट करनी ही करनी है। ठीक है। तो कैश बेसिस में हमने कितना कैश पे किया, 1000 इंटू 11, 11,000 रुपए। और एक्रू हमारा कितना हुआ, 1000 इंटू 12, 12,000। तो कैश बेसिस पे हम रेंट दिखाएंगे 11,000 रुपए का, और एक्रूअल बेसिस पे हम रेंट दिखाएंगे 12,000 रुपए का। क्यों, क्योंकि मार्च का एक्सपेंस भी इनकर हो गया है, इनकर हो गया है, भले ही पेमेंट नहीं करी है, भले ही पेमेंट नहीं करी है, लेकिन इनकर हो गया है, इसलिए एक्रूअल बेसिस में हम 12,000 का रेंट दिखाएंगे। क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे क्या होता है, एक्सपेंस इनकर होते ही हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन्होंने एक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग में रेंट को रिकॉर्ड करते वक्त सीधा सीधा लिख दिया, हमें 1,000 रुपए महीना रेंट देना है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है, तो 1,000 इंटू 12, 12,000 रुपए हमारे इस साल का रेंट का खर्चा आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्रूअल मार्च 18 है ना, इट विल बी स्टिल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस बिकॉज इट हैज बिकम ड्यू। हमने इसे 1,000 रुपए को क्यों रिकॉर्ड किया है, क्योंकि 1,000 रुपए का एक्सपेंस हमारा ड्यू हो गया है। ठीक है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड expiration and follow two basic accounting principle, revenue recognition principle and matching principle। ये एक्रूअल बेसिस किस पे काम करता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू और मैचिंग, रेवेन्यू और मैचिंग पे काम करता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल
और मैचिंग प्रिंसिपल, मतलब रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ये इस एक्रूअल बेसिस इन दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है। दस अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम एक्रूड इनकम, और आपका इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सबको हम कंसीडर करेंगे। हमने कैश बेसिस पे क्या किया था, इन सबको कंसीडर नहीं किया था, इन सबको कंसीडर नहीं किया था। इससे हमें क्या मिलेगा, इन सबको कंसीडर करने से हमें क्या मिलेगा भाई, इस साल का खर्चा है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया, इस साल में खर्चा हमने अगले साल का पे कर दिया, इस साल की इनकम हमने कंसीडर कर ली क्योंकि एक्रू हो गई है, हमने इनकम अगले साल की थी, रिसीव में एडवांस में रिसीव कर लिए, तो ये हमारी इनकम इस साल की नहीं, हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, या हमें कंसीडर करनी चाहिए अगर इसी साल की है। तो क्या होएगा, इससे हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। जब हम जब हम एक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग करते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे ईयर 1 में ईयर 2 की कोई ट्रांजेक्शन कर दी है और ईयर 2 में ईयर 1 की कोई ट्रांजेक्शन कर दी है, मतलब ईयर 1 में हमने कुछ खर्चे ईयर 2 के कर दिए हैं, या कुछ इनकम ईयर 2 की ले ली है, और ईयर 2 में कुछ खर्चे हमने ईयर 1 के करे हैं, और या कुछ इनकम ईयर 1 के लिए, तो उन्हें अपने अपने साल में ही कंसीडर किया जाएगा। भले ही आप कैश यहाँ पे रिसीव कर लो, पेमेंट यहाँ पे कर लो, लेकिन उसका इफेक्ट इसी साल में लिया जाएगा। एक्रूअल बेसिस ये कहता है आपकी ट्रांजेक्शन जिस ईयर से रिलेटेड है उसका इफेक्ट उसी ईयर में दिखाया जाएगा, भले ही कैश की पेमेंट या कैश की रिसिप्ट दूसरे साल में क्यों ना हुई हो, उस साल के आगे या उस साल के पहले की इनकम या खर्चा क्यों ना हो, उसका इफेक्ट जिस साल का होना चाहिए उसी साल में दिखाया जाएगा, ताकि हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाए कि हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है। ठीक है, इसके भी एडवांटेजेस ये हैं, कैश बेसिस से अच्छा होता है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक से पता चलती है, ट्रू फेयर एंड प्रॉफिट पता चलता है, लास्ट में कितना आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड में हमें पता चल जाएगा कि इस साल का कितना खर्चा है हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमें लास्ट के एंड तक आते आते ये सब पता चल जाएगा कि कितना खर्चा था जो हमने अगले साल होना था लेकिन हमने एडवांस में कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस, हमारी कितनी इनकम एक्रू हो गई है लेकिन अभी हमें नहीं मिली है, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस, और ऐसी कौन सी इनकम है जो हमने अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, गुड्स बेचे भी नहीं है लेकिन हमें एडवांस में इनकम मिल गई है, तो ये हमें एक्रूअल बेसिस से पता चल जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज अ कैश बेसिस, डिसएडवांटेजेस ये है कि ये उतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू कैश बेसिस, अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू इलेबोरेट, पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस को बहुत इलेबोरेट करके बताया गया है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उन सबको करने के लिए आप कोई भी चीज इधर उधर नहीं कर सकते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर हमने 2 महीने के नहीं 2 महीने के खर्चे की पेमेंट अगर हमने नहीं करी है तो हमें 2 महीने का ही दिखाना है, हम 3 महीने का हमने गलती से दिखा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। The quick appraisal of the profit and loss is not possible because many adjustments are required to ascertain the true financial position of the business. कोई अगर आपसे एकदम से बोले कि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बता दें बिजनेस का, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में बहुत सारी एडजस्टमेंट होती हैं, वो सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चलता है वही हम बता सकते हैं। हम एकदम से मिड ऑफ द ईयर नहीं बता सकते कि इसमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, क्योंकि तब तक सारी एडजस्टमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, वही जो हमारा पहले वाला एग्जांपल था,
पहले वाला एग्जाम्पल में क्या क्या था, उसी को बोला है टेक द फिगर ऑफ इलस्ट्रेशन 1 एंड फाइंड आउट द नेट इनकम अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल बेसिस। जो हमारा पहले वाला एग्जाम्पल था, इसे हमें इसे, ये तो हमने कैश बेसिस से किया, ये हमने कैश बेसिस से किया। अब यहाँ पे हमें एक्रूअल बेसिस से करना है। भाई रेवेन्यू कितना है इसका, टोटल सेल, यहाँ पे हम कैश प्लस क्रेडिट दोनों लेंगे, कितनी आ गई 3,90,000 प्लस 1,60,000, ये हो गया 5,50,000। टोटल एक्सपेंस कितने हुए 2,00,000, 2,70,000। तो हमारे कितना प्रॉफिट हो गया, नेट इनकम कितनी हो गई 2,80,000, 2,80,000। क्योंकि ये जो 80,000 के खर्चे थे ये हमारे इसी साल के हैं, ये जो हमारा 17-18 का, ये रेवेन्यू कैश हो चाहे क्रेडिट हो दोनों हमारा 17-18 का है, इसलिए हमने ले लिया। और ये जो एक्सपेंस 2,70,000 के हैं, जिसमें से कि 1,90 तो इन्होंने पे कर दिया और 80,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, तो ये दोनों हमारे 17-18 साल के हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया और इतना प्रॉफिट और नेट इनकम निकल कर आ गई। ये हमारा एक्रूअल बेसिस है, ये हमारा कैश बेसिस है। कैश बेसिस में हमने क्या क्या लिया, जिस सेल का केवल कैश रिसीव हुआ और जिस पेमेंट की हमने कैश पेमेंट कर दिया, हमने केवल वही रिकॉर्ड किया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश बेसिस एंड द एक्रूअल बेसिस। बहुत ही सिंपल है, एक बार अपनी बुक से आप गो थ्रू कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें छोटा सा डिफरेंस दे रखा है एक्रूअल बेसिस कैश बेसिस का। जो चीज मैंने अब तक पढ़ाई है उसको ही पॉइंट्स में बना के यहाँ लिखा हुआ है, एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी पॉइंट है जो समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए। एक्रूअल बेसिस या कैश बेसिस में कोई भी कंफ्यूजन है या कोई चीज नहीं समझ आई है तो प्लीज कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। बाकी एक बार अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।